हेलो दोस्तों, मैं विक्रम वालानी स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ आपको ज्ञान का वो खजाना मिलने वाला है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रिटर्न किसको फाइल करना है और कब तक करना है, और किसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये सब टॉपिक कहाँ पर कवर होंगे दोस्तों? तो ये टॉपिक कवर होते हैं इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में। दोस्तों, ये जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यही बताता है कि किसको रिटर्न फाइल करना है, किसको फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और कब तक फाइल करना है। दोस्तों, ये सब समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिटर्न होता क्या है। दोस्तों, रिटर्न यानी स्टेटमेंट। हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी इतनी इनकम है। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, जो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। दोस्तों, इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति की इनकम हो सकती है। इसके अलावा कोई भी इनकम नहीं हो सकती। तो 5 हेड है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। दोस्तों, जो भी इनकम इन 4 स्पेसिफिक हेड में नहीं आती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। फॉर एग्जांपल, डिविडेंड, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इन हेड को डिस्कस करना बिल्कुल नहीं है, तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। स्पेसिफिकली ये मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि अलग अलग रिटर्न की अलग अलग फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो कोई भी, फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स की इनकम सैलरी है तो उसका रिटर्न का फॉर्म होगा वो अलग होगा। अगर मिस्टर वाई की इनकम बिजनेस से है तो उसका फॉर्म भी अलग होगा। ठीक है दोस्तों, यही मेन टॉपिक था इसको समझाने का। आज का हमारा टॉपिक किसको रिटर्न फाइल करना है, किसको नहीं करना है और कब तक करना है, यही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, रिटर्न फाइलिंग इज कंपल्सरी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो कंपनी मीन्स कोई भी कंपनी हो, वो रजिस्टर्ड हुई हो कंपनीज एक्ट 2013 में, 1956 में, और एनी फॉरेन कंपनी हो जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही हो, उसकी बात हो रही है दोस्तों, उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म जो भी पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में जो भी फर्म रजिस्टर्ड है, उसको भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा अदर असेसी जो पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी और कंपनी में नहीं आता, उसको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी कब होगा? जब उसकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग स्पेसिफाइड डिडक्शन मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी तब। तो यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000, और ये 2,50,000 किसको अप्लाई होगी? तो जिसकी एज लेस देन 60 ईयर होगी उसको। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर क्या होगी दोस्तों? ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स वो इनकम जिस पर अभी तक सेक्शन 54 की जो कैपिटल गेन की डिडक्शन की सीरीज है ना, अंडर सेक्शन 54, उसका डिडक्शन अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। और सेक्शन 10 जो, फॉर एग्जांपल, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चर इनकम, उसका भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया गया होगा। और सेक्शन 10 जो एग्जाम्पशन के रिमेनिंग सेक्शन है ना, उसका भी डिडक्शन अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। और सेक्शन 11, 12 जो ट्रस्ट की सेक्शन है, जो ट्रस्ट का डिडक्शन क्लेम करने पर यूज होती है वो सेक्शन, उसका भी डिडक्शन अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। और सेक्शन 13 जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड सेक्शन है, उसका भी डिडक्शन इस पर क्लेम नहीं किया गया है। और सेक्शन 80
सेक्शन 80 की जो सीरीज है अंडर चैप्टर VIA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसका भी कोई भी डिडक्शन इस पर क्लेम नहीं किया गया है। वो ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो असेसी को डेफिनेटली रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर असेसी वर्ड अभी तक हमने समझा नहीं है। इनकम टैक्स जहाँ पर कोई भी असेसी अगर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होगा ना दोस्तों, तो उसको इनकम टैक्स असेसी के नाम से पहचानता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिविजुअल होगा लेकिन वो इनकम टैक्स के हिसाब से वो असेसी होगा। ठीक है, तो असेसी समझा। हमने यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अभी तक नहीं समझा है। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है तो उसको 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, 2,50,000 से ज़्यादा होगी अगर ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन, जो भी हमने डिडक्शन जो डिस्कस किया है वो, तो उसको रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी होगा। ठीक है, और जिस असेसी की एज 60 ईयर और उससे ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से कम है तो उसको 3 लाख से ज़्यादा होगी, 3 लाख से ज़्यादा उसकी इनकम होगी तो ही उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वरना उसको करने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, और जो भी असेसी जिसकी एज 80 ईयर और उससे ज़्यादा है तो उसको 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी गई है। एग्जेम्पशन मीन्स उसको रिटर्न उतनी इनकम तक भरना नहीं है। ठीक है, अगर उतनी इनकम है तो उसको रिटर्न फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिफोर क्लेमिंग जो हमने डिडक्शन डिस्कस किया था उसको क्लेम किए बगैर ग्रॉस टोटल इनकम जो भी रिस्पेक्टिव 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। ठीक है, और अदर असेसी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है बिफोर क्लेमिंग अ स्पेसिफाइड डिडक्शन जो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसको भी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी। लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है कि सर्टेन असेसी को स्पेसिफाई करता है कि अगर इतना कुछ, अगर स्पेसिफिक क्राइटेरिया अगर असेसी ने फुलफिल करा है तो उसको रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, तो अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों। तो कोई ऐसा असेसी है जिसका कोई करंट अकाउंट है जिसमें उसने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट करा हुआ है। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ नहीं उससे ज़्यादा। ठीक है, तो कोई ऐसा असेसी जिसका करंट अकाउंट है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा उसने डिपॉजिट करा हुआ है, और इसके अलावा कोई ऐसा असेसी है जिसका कोई सेविंग अकाउंट है जिसमें उसने 50 लाख और उससे ज़्यादा डिपॉजिट करा हुआ है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हुई। एक असेसी जिसका करंट अकाउंट है जिसमें उसने मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट करा हुआ है, और कोई ऐसा असेसी जिसने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख और उससे ज़्यादा डिपॉजिट करा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा असेसी है जिसने फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड करा है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 3 कैटेगरी, करंट अकाउंट मोर देन 1 करोड़, सेविंग अकाउंट 50 लाख और मोर, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस मोर देन 2 लाख। फॉरेन ट्रैवलिंग मतलब जो फॉरेन जाकर जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस होता है ना, उसकी बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों और कोई ऐसा पर्सन है जिसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर्ड करा है एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक्सीडिंग 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर्ड करा है तो उसको भी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी करना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा असेसी है जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट more than specified limit for turnover limit is exceeding 60 lakhs और gross receipt exceeding 10 lakhs during the previous year, तो उसको भी रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा दोस्तों। और कोई एक ऐसा असेसी जिसका TDS और TCS ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 और मोर कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन सच लिमिट इज 50,000। ठीक है, तो इस 5 कैटेगरीज में फॉल होने वाले पर्सन को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फॉर 1 करंट अकाउंट मोर देन 1 करोड़ डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट 50 लाख और मोर। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस मोर देन 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मोर देन 1 लाख, बिजनेस इन केस ऑफ सेल्स
बिजनेस मोर देन 6 lakhs टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 10 lakhs, ठीक है। और एग्रीगेट TDS TCS 25,000 और मोर इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन सच लिमिट इज 50,000। तो इस कैटेगरीज के पर्सन को डेफिनेटली रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा अगर वो ग्रॉस टोटल इनकम की कैटेगरीज में फॉल नहीं होता फिर भी, ठीक है। तो यही है दोस्तों इनकम टैक्स की प्रोविज़न जिसमें असेसी को कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और जो इस सारी कैटेगरीज में नहीं आता उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है।